बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और जाटनी खुशहाली से रहते थे। उनकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। दोनों कभी कभी अपनी संतान के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाते थे कि काश हमारी भी कोई संतान होती। एक दिन जाट को बहुत अधिक काम था, इसलिए बिना खाना खाए ही वह खेत पर चला गया और जाटनी से कह गया, दिन में मेरे लिए खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। जाट तो जाकर खेत पर काम करने लग गया, परंतु जाटनी घर का काम करके सो गई और वह भूल गई कि उसे खेत पर जाट के लिए खाना लेकर जाना था। जब बहुत देर तक जाटनी नहीं आई और दोपहर का समय हो गया तो जाट ने सोचा, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, शायद मेरी पत्नी खाना लाना भूल गई होगी। वह अपने बैलों को वापस घर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसे मटर के खेत दिखाई दिए। उसने सोचा, क्यों ना दो चार मटर की फलियां ही खा लूं ताकि थोड़ी भूख तो शांत हो। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर के खेत में मटर तोड़कर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वह वापस आने लगा तो उसे रास्ते में एक बच्ची कपड़े में लिपटी हुई दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई खेत में काम कर रहा हो और यह बच्ची उसकी हो, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसी भरी दोपहर में उसका मन नहीं किया कि वह बच्ची को ऐसे अकेला छोड़कर अपने घर चला जाए। उसने बहुत देर तक किसी की तलाश की, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर ले जा रहा हूं। यदि इसके माता पिता हों तो मुझे इसकी खबर मिल जाए, अन्यथा मैं इसे अपनी बच्ची समझकर पाल लूंगा। यह सोचकर उसने उस बच्ची को उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर ले जाकर उसने जाटनी की गोद में वह बच्ची दे दी। जाटनी ने पूछा, यह कौन है और इसे कहां से लाए हो? तो उसने कहा, हो सकता है यह भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद हो। मैं जब खेत में मटर खा रहा था तो वहीं मुझे यह मिली। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं इसके माता पिता खेत में काम कर रहे हों, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। जाटनी ने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। छोटी सी नन्ही जान को अगर यूं ही खेत में अकेला छोड़ देते और कोई जानवर उसे खा जाता तो हमें ही पाप लगता। इस तरह सोचकर वे दोनों उस बच्ची को रखने लगे और उसका लालन पालन करने लगे। एक दिन जाट ने कहा, हम इस बच्ची का नाम क्या रखें? जाटनी ने कहा, यह हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। यह हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम चंद्रिका रखेंगे। जाट को यह नाम बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। दोनों चंद्रिका की खूब देखभाल करते और उससे बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चंद्रिका बड़ी होने लगी, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेत में काम कर रहे थे और चंद्रिका को घर पर छोड़कर गए थे। अचानक खेत में एक बड़े बिल में से एक नाग निकल कर आया और जाट तथा जाटनी दोनों को डस लिया। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों बेचारे तड़प तड़प कर वहीं मर गए। चंद्रिका को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोई, लेकिन होनी को यही मंजूर था। अब चंद्रिका का ख्याल उसके पड़ोसी रखने लगे। उसके पड़ोसी बहुत अच्छे थे। जैसे ही चंद्रिका जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी से कर दी। उस फौजी का भी कोई नहीं था। जब शादी करके चंद्रिका ससुराल गई तो कुछ दिनों बाद ही फौजी अपनी ड्यूटी पर चला गया। जब वह कुछ समय बाद वापस आया तो चंद्रिका ने उससे कहा, देखो जी, आप तो यहां से चले जाते हो और बहुत समय बाद आते हो। मेरा यहां मन नहीं लगता, क्यों ना मैं अपने मायके में रहूं? वहां मेरे पड़ोसियों से मुलाकात भी होती रहेगी और मेरा समय भी बीत जाएगा। आप भी वहीं मेरे साथ रह लेना। फौजी को भी यह बात जच गई। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब चंद्रिका अपना सारा सामान लेकर अपने मायके में ही रहने आ गई। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन चंद्रिका कुएं पर अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। उस समय रहट द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था। कुएं के एक तरफ दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा था और वह उन सभी की बातें सुन रहा था।
सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल सुना रही थीं। कोई अपने भाई की बातें कर रही थी तो कोई अपने पति की। तीज और राखी का त्योहार आने वाला था। तभी चंद्रिका बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता, वह मेरे लिए तीज लाता और मैं उसे राखी बांधती। चोर यह सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सबने अपने अपने घड़े भर लिए तो वे अपने घरों को चल दी। चोर भी चुपचाप चंद्रिका के पीछे चल पड़ा। सभी स्त्रियां अपने अपने घरों में चली गईं। जब चंद्रिका अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने उसके घर का पता अच्छी तरह याद कर लिया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद चोर चावल, चीनी, साड़ी, चूड़ियां, फल, मिठाइयां और तरह तरह का सामान लेकर चंद्रिका के गांव आया। फिर वह गांव वालों से चंद्रिका का पता पूछने लगा। लोगों ने सोचा कि शायद यह उसका कोई रिश्तेदार होगा, इसलिए उन्होंने उसे चंद्रिका का घर बता दिया। चोर ने दरवाजा खटखटाया। चंद्रिका ने दरवाजा खोला और सामने एक अजनबी को देखकर पूछा, आप कौन हैं? चोर बोला, मैं चंद्रिका का भाई हूं और उससे मिलने आया हूं। चंद्रिका खुशी से बोली, मैं ही चंद्रिका हूं, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर तुरंत बोला, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। जब तुम 3 महीने की थीं तब मां और पिता खेतों में काम करने गए थे। उसी समय एक जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। उस समय मैं 6 साल का था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। आज मां को पता चला है कि तुम इस घर में रहती हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा है। देखो तुम्हारे लिए कितना सारा सामान भी भेजा है। फिर उसने मिठाइयां और उपहार दिखाते हुए कहा, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। अगर तुम चाहो तो 2-4 दिन उनके पास रह लेना, बाद में मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊंगा। चंद्रिका यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, ठीक है भैया, मैं चलूंगी। उसने सारा सामान देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसने पड़ोसियों में मिठाइयां और फल भी बांट दिए। जब रात हुई तो चंद्रिका ने चोर को अपना भाई समझकर उसकी खूब खातिरदारी की। सुबह होते ही वह तैयार हो गई और चोर के साथ चल पड़ी। अपनी मां से मिलने की कल्पना मात्र से उसका मन प्रसन्न हो रहा था। घर में ताला लगाकर उसने पड़ोसन से कहा, मैं अपने भाई के साथ अपने पीहर जा रही हूं। मां से मिलकर कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। यदि मेरा पति आ जाए तो उसे यह चाबी दे देना। यह कहकर वह चोर के साथ चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। उसने कहा, भैया मुझे पानी पीना है। चोर बोला, आगे कुआं है बहन, वहीं पानी पिला दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद फिर उसने पानी मांगा। चोर ने फिर वही जवाब दिया, आगे कुआं है। इस प्रकार उसने 3-4 बार पानी मांगा, लेकिन चोर हर बार उसे टालता रहा। जब चोर का गांव नजदीक आने लगा तो चंद्रिका ने फिर कहा, भैया अब तो सामने गांव भी दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। अब चोर को गुस्सा आ गया। वह झल्लाकर बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूं, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। यह सुनते ही चंद्रिका समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। जब चोर उसे लेकर अपने घर पहुंचा तो सामने उसकी मां एक खाट पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही वह उठी और बोली, अरे यह कौन है? चोर हंसते हुए बोला, देखो मां, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूं। यह सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आश्चर्य से चोर की तरफ देखा और बोली, तुमने तो मुझे अपनी बहन बताया था। चोर धूर्तता से हंसते हुए बोला, जब मैं कुएं पर तुम्हें देख रहा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहां ले आया। कुछ समय बाद चोर के बाकी भाई भी वहां आ गए। उसके 4 भाई और थे, उनमें से एक काना चोर भी था। जब उन सबने चंद्रिका को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर आपस में झगड़ने लगे। एक बोला, मैं इससे शादी करूंगा। दूसरा बोला, नहीं मैं करूंगा। तीसरा बोला, यह मेरी पत्नी बनेगी। देखते ही देखते सभी आपस में लड़ने लगे। तब चोरों की मां ने कहा, तुम सब आपस में मत लड़ो, तुम सब चोरी करते हो। इस बार जो सबसे कीमती सामान चोरी करके लाएगा मैं उसी के साथ इसकी शादी करवा दूंगी। यह सुनकर सभी चोर खुश हो गए। उनमें होड़ लग गई। कोई कहता, मैं सबसे कीमती सामान लाऊंगा, कोई कहता, नहीं मैं लाऊंगा। इसके बाद सभी चोरी करने निकल पड़े। अब चंद्रिका केवल चोरों की मां के साथ घर में रह गई। उसने मन ही मन सोचा,
यदि मुझे यहां से बचकर निकलना है तो कोई ना कोई युक्ति अवश्य लगानी होगी। एक दिन चोरों की मां ने उससे कहा, बिटिया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल भी बहुत लंबे, घने और काले हैं, तुम ऐसा क्या करती हो? चंद्रिका मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं अम्मा जी, मैं अपने शरीर और बालों का बहुत ध्यान रखती हूं। आइए, आज मैं आपके भी बाल बना देती हूं। उसके मीठे व्यवहार को देखकर चोरों की मां मना न कर सकी। वह बोली, ठीक है बेटी, बना दो। चंद्रिका ने उसके बाल खोले और उनमें कंघी करने लगी। चोरों की मां को बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद चंद्रिका बोली, अम्मा जी, आपके सिर में तो बहुत जुएं हैं और बाल भी बहुत गंदे हो रखे हैं। लगता है आपने कई दिनों से स्नान नहीं किया। आइए, मैं आपको अच्छी तरह नहला देती हूं। चोरों की मां खुशी खुशी तैयार हो गई। चंद्रिका ने चूल्हे में आग जलाई और उस पर एक बड़ा सा भगोना रखकर पानी गर्म करने लगी। जब पानी खूब उबलने लगा तब उसने पूछा, अम्मा जी, आपके साफ कपड़े कहां रखे हैं? चोरों की मां बोली, अंदर संदूक में रखे हैं, यह लो चाबी, निकाल लाओ। उसने अपनी कमर से चाबी निकालकर चंद्रिका को दे दी। चंद्रिका जब अंदर गई और उसने संदूक खोला तो देखकर दंग रह गई। संदूक में सोना, चांदी, रुपए, पैसे और बहुत सा कीमती सामान भरा पड़ा था। वह उस समय चुप रही और केवल कपड़े निकालकर वापस आ गई। उसे अब समझ आ गया था कि आगे क्या करना है। चंद्रिका उस समय चुपचाप चोरों की मां के कपड़े निकालकर ले आई। फिर उसने एक चार दीवारी की ओट में चोरों की मां को नहलाना शुरू कर दिया। पहले उसने थोड़ा गुनगुना पानी उसके शरीर पर डाला। चोरों की मां को बड़ा आराम महसूस हुआ। वह बोली, वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छे से सेवा करती हो। चंद्रिका मुस्कुराती रही। जब चोरों की मां पूरी तरह निश्चिंत हो गई तब चंद्रिका ने अचानक उबलता हुआ गर्म पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। गर्म पानी पड़ते ही वह दर्द से तड़प उठी। वह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में वह तड़प थड़प कर मर गई। चंद्रिका ने तुरंत उसे नए कपड़े पहनाए, चारपाई पर लिटाया और ऊपर से एक चादर ओढ़ा दी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम से सो रही हो। चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी। चंद्रिका ने उस बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की से बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की भी उसके साथ घूमने लगी। अब चंद्रिका ने संदूक में रखा सारा सोना, चांदी, धन और अन्य कीमती सामान इकट्ठा किया। चोरों के पास एक बैलगाड़ी भी थी। उसने सारा सामान बैलगाड़ी में रखा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो लोगों ने सोचा कि शायद उसकी मां ने उसे बहुत सारा धन और जेवर देकर विदा किया है। चंद्रिका ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपना सामान घर में रख लिया। उधर जब चोर चोरी करके अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा, लगता है चंद्रिका हमारे लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही है। जब उन्होंने झांक कर देखा तो उनकी मां चारपाई पर लेटी हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि मां सो रही है। कुछ देर बाद उन्होंने मां को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो चक्की के साथ बिल्ली बंधी हुई थी और उनकी मां मृत पड़ी थी। यह देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत संदूक खोला। संदूक पूरी तरह खाली था। सोना, चांदी, धन दौलत सब कुछ गायब था। यह देखकर वे अपना माथा पीटने लगे। एक तो उनकी मां मर गई थी और ऊपर से उनका सारा धन भी लुट गया था। उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने निश्चय किया कि चंद्रिका को सबक सिखाएंगे और अपना सारा धन वापस लेकर आएंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वे चंद्रिका को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे उसके गांव पहुंच गए, लेकिन गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया था। चंद्रिका को पहले से ही अंदाजा था कि चोर एक दिन उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपने घर का मुख्य दरवाजा हटवाकर दूसरी तरफ लगवा दिया था और पुरानी जगह पर दीवार बनवा दी थी। अब जो चोर पहले उसके घर आया था उसने अपने भाइयों से कहा, घर तो यही है लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा। पहले दरवाजा इसी तरफ था। बाकी चोर भी हैरान हो गए। वे आपस में बातें करने लगे। उनकी आवाज सुनकर चंद्रिका जाग गई। उसने समझ लिया कि चोर आ चुके हैं। उधर चोरों ने सोचा,
जब दरवाजा नहीं मिल रहा तो दीवार में ही छेद कर देते हैं। वे दीवार तोड़ने लगे। चंद्रिका ने एक तेज धार वाली दरा उठाई और दीवार के पास खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चोरों ने इतना बड़ा छेद कर लिया कि कोई भी अंदर घुस सके। सबसे पहले एक चोर ने अपना सिर अंदर किया। जैसे ही उसका चेहरा अंदर आया, चंद्रिका ने पूरी ताकत से दरा चला दी। दरा सीधे उसकी नाक पर लगी। उसकी नाक कटकर जमीन पर गिर गई। वह दर्द से चीख उठा और पीछे हट गया। उसकी हालत देखकर बाकी चोरों के भी होश उड़ गए। वे घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। पहले वे अपने घायल भाई को लेकर गांव के वैद्य के पास गए और उसका इलाज करवाया। जब उसका उपचार हो गया तो उन्होंने फिर बदला लेने की ठानी। इस बार उन्होंने चंद्रिका के घर के असली दरवाजे का पता लगा लिया। एक रात वे फिर चुपचाप उसके घर पहुंचे। उस समय चंद्रिका गहरी नींद में सो रही थी। उन्होंने बिना आवाज किए उसकी पूरी चारपाई ही उठा ली। फिर चारपाई को अपने कंधों पर रखकर जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद हल्की हल्की वर्षा होने लगी। बारिश की बूंदें पड़ते ही चंद्रिका की आंख खुल गई। वह समझ गई कि चोर उसे चारपाई समेत उठाकर ले जा रहे हैं। वह चुपचाप सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ आया। जैसे ही चारपाई उसकी शाखाओं के नीचे से गुजरी, चंद्रिका ने फुर्ती से एक टहनी पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गई। उधर चोर चारपाई उठाए आगे बढ़ते रहे, लेकिन पीछे चल रहे काना चोर ने यह सब देख लिया। वह तुरंत बोला, अरे भैया, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी चोर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुझे तो अंधेरे में बहुत कुछ दिखाई देता है, हम सबको तो कहीं कोई नहीं दिख रहा। काना चोर बोला, एक बार चारपाई तो देख लो। यह सुनकर उन्होंने चारपाई नीचे रखी। जब देखा तो सचमुच चंद्रिका वहां नहीं थी। अब सभी ने पेड़ की तरफ देखा। घना अंधेरा था, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काना चोर बोला, वह ऊपर ही बैठी है। बाकी चोरों ने कहा, अगर तुझे दिखाई दे रही है तो तू ही ऊपर चढ़ जा और उसे नीचे ले आ। अब काना चोर पेड़ पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे काना चोर उस जगह पहुंच गया जहां पत्तों के बीच चंद्रिका छिपी हुई बैठी थी। जैसे ही वह उसके बिल्कुल पास पहुंचा, चंद्रिका ने पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार दी। लात इतनी जोर से लगी कि उसकी जीभ दांतों के बीच आ गई और कट गई। काना चोर दर्द से कराहता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जीभ कट जाने के कारण वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। नीचे खड़े उसके भाई घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन बेचारा काना चोर कुछ साफ साफ बता नहीं पा रहा था। वह रोते रोते इशारों से ऊपर की तरफ दिखाने लगा। बाकी चोरों ने सोचा कि वह किसी भूत प्रेत की बात कर रहा है। वे बोले, हमने पहले ही कहा था कि वहां कोई नहीं है, अंधेरे में तुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा होगा। काना चोर बार बार इशारे करके समझाने की कोशिश करता रहा कि चंद्रिका ने ही उसे लात मारी है और वह अभी भी ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसके भाई उसकी बात समझ नहीं पाए। आखिरकार वे डर कर वहां से भाग निकले। गांव पहुंचकर वे फिर उसे वैद्य के पास ले गए और उसकी दवा दारू करवाई। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक हो गया, तब उन सब ने एक बार फिर चंद्रिका से बदला लेने की योजना बनाई। एक रात वे पांचों भाई चुपके से उसके घर में घुस गए। उन्होंने देखा कि चंद्रिका गहरी नींद में सो रही है। वे धीरे धीरे अपना चोरी हुआ सामान खोजने लगे। जब उन्हें सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं मिल गईं, तो वे उन्हें गठरियों में बांधने लगे। उधर हल्की सी आहट से चंद्रिका की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं और पूरा दृश्य देख लिया, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे वह अभी भी सो रही हो। कुछ देर बाद वह चुपचाप उठी और एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चोरों ने सारा सामान बांध लिया और एक एक करके बाहर निकलने लगे। जैसे ही पहला चोर दरवाजे से बाहर निकला, चंद्रिका ने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। वह वहीं ढेर हो गया। फिर दूसरा निकला, उसका भी वही हाल हुआ। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवां चोर भी एक एक करके बाहर आए और चंद्रिका की कुल्हाड़ी का शिकार बन गए। कुछ ही देर में पांचों चोर मारे गए। चंद्रिका ने सबसे पहले अपना सारा सामान फिर से घर के अंदर सुरक्षित रख दिया। इसके बाद वह बाजार से लाई हुई 5 एक जैसी चादरें ले आई। उसने एक एक चोर को अलग अलग चादरों में बांधकर 5 बड़ी बड़ी गठरियां बना दी। अब उसके सामने एक नई समस्या थी।
उसे इन गठरियों को ऐसी जगह ठिकाने लगाना था जहां से किसी को कोई शक न हो। उसके गांव में प्रतिदिन एक फकीर आया करता था। वह हर घर के सामने खड़ा होकर लोगों के लिए दुआएं मांगता और बदले में लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे। अगली सुबह जब फकीर घूमता घूमता चंद्रिका के घर पहुंचा तो चंद्रिका ने उसे आवाज देकर बुलाया। वह बोली, बाबा जी, आप पूरे दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? फकीर बोला, बेटी, मैं तो दिन भर में 50-60 रुपए ही कमा पाता हूं। चंद्रिका बोली, बाबा जी, एक जादूगर मुझे बहुत परेशान करता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां से वह कभी वापस ना आ सके? फकीर बोला, क्यों नहीं बेटी, ऐसी जगह तो मिल जाएगी। चंद्रिका बोली, अगर आप इसे वहां फेंक आए तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी। 500 रुपए का नाम सुनते ही फकीर के मन में लालच आ गया। वह बोला, लाओ बेटी, मैं अभी इस जादूगर को ऐसी जगह छोड़कर आता हूं जहां से यह कभी वापस नहीं आएगा। चंद्रिका ने उसे पहली गठरी दे दी। फकीर उसे उठाकर नदी किनारे गया और गहरे पानी में फेंक आया। फिर वह इनाम लेने वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा उसने देखा कि वैसी ही एक और गठरी वहां रखी हुई है। उसके कुछ कहने से पहले ही चंद्रिका बोली, देखा बाबा जी, मैंने कहा था ना कि यह जादूगर बहुत चालाक है। आप इसे ठीक जगह नहीं फेंक कर आए इसलिए यह फिर वापस आ गया। फकीर हैरान रह गया। वह बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने दूसरी गठरी उठाई और इस बार पहले से भी अधिक गहरे पानी में फेंक आया। लेकिन जब वह वापस आया तो उसे तीसरी गठरी दिखाई दी। चंद्रिका फिर बोली, लगता है बाबा जी, आप इसे अभी भी सही जगह नहीं फेंक पा रहे हैं। अब फकीर को जिद हो गई। उसने तीसरी गठरी उठाई और नदी के और भी गहरे हिस्से में फेंक आया। फिर भी लौटने पर उसे चौथी गठरी दिखाई दी। वह दंग रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन 500 रुपए पाने की लालसा में वह बार बार गठरियां उठाकर नदी में फेंकता रहा। धीरे धीरे चारों गठरियां नदी में पहुंच चुकी थीं। अब केवल एक गठरी बची थी। फकीर ने 5वीं गठरी उठाई और उसे भी नदी में फेंकने के लिए चल पड़ा। इस बार उसने निश्चय कर लिया था कि वह नदी के सबसे गहरे भाग में जाकर ही इस जादूगर को फेंकेगा। वह गठरी को लेकर नदी किनारे पहुंचा और उसे बहुत दूर गहरे पानी में फेंक दिया। इसके बाद वह वापस गांव की ओर लौटने लगा। उसी समय एक पंडित नदी में स्नान करके घर लौट रहा था। स्नान के बाद वह रास्ते में राम 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 करता हुआ चला जा रहा था। फकीर ने उसे देखा तो अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसे लगा कि कहीं यही वही जादूगर तो नहीं जो बार बार वापस लौट आता है। वह बिना कुछ सोचे समझे पंडित के पीछे दौड़ा। बेचारा पंडित कुछ समझ पाता उससे पहले ही फकीर ने उसे पकड़ लिया। पंडित घबराकर बोला, अरे बाबा, यह क्या कर रहे हो? लेकिन फकीर को तो पूरा विश्वास हो चुका था कि यही वह जादूगर है। उसने पंडित को उठाया और नदी में फेंक दिया। फिर वह संतुष्ट होकर वापस चंद्रिका के घर लौट आया। घर पहुंचते ही वह गर्व से बोला, बेटी, अब वह जादूगर कभी वापस नहीं आएगा। चंद्रिका ने पूछा, कैसे बाबा जी? फकीर बोला, मैंने उसे नदी के सबसे गहरे पानी में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी वह मेरे आगे आगे राम राम करता हुआ चला आ रहा था। मैंने सोचा अब की बार इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने उसे दोबारा पकड़कर नदी में फेंक दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। फकीर की बात सुनकर चंद्रिका मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि अब 5 चोरों का हमेशा के लिए अंत हो चुका है और किसी को भी उनके बारे में कोई शक नहीं होगा। चंद्रिका बोली, हां बाबा जी, अब की बार आपने उसे सचमुच ऐसी जगह फेंका है जहां से वह कभी वापस नहीं आएगा। फकीर अपनी सफलता पर बहुत खुश था। चंद्रिका ने वचन के अनुसार उसे 500 रुपए देने की बजाय 1000 रुपए दे दिए। इतने पैसे पाकर फकीर भी प्रसन्न होकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद चंद्रिका का पति अपनी फौजी ड्यूटी पूरी करके वापस घर लौटा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि चंद्रिका पहले से भी अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। उसने हंसते हुए पूछा, लगता है मेरी अनुपस्थिति में कोई बड़ी बात हुई है। तब चंद्रिका ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना सुना दी। कैसे एक चोर ने उसे झूठा भाई बनकर धोखे से अपने घर पहुंचाया,
कैसे उसने बुद्धिमानी से चोरों की मां से छुटकारा पाया, कैसे वह सारा धन वापस लेकर अपने गांव लौट आई और कैसे उसने एक एक करके सभी चोरों की चालों को विफल कर दिया। फिर उसने बरगद वाले प्रसंग, काना चोर की जीभ कटने की घटना और अंत में 5 चोरों के मारे जाने तक की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। उसका पति यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, मैंने तो हमेशा तुम्हें समझदार माना था, लेकिन आज पता चला कि तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और साहसी भी हो। चंद्रिका मुस्कुराने लगी। फौजी ने कहा, तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। चंद्रिका ने हंसते हुए पूछा, और वह इनाम क्या होगा? फौजी बोला, मैं तुम्हें अपने साथ दूर दूर की यात्राओं पर ले जाऊंगा ताकि तुम दुनिया देख सको। यह सुनकर चंद्रिका बहुत खुश हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रेम और सुख से रहने लगे। चंद्रिका की बुद्धिमानी और साहस की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर यह शिक्षा देने लगे कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य धैर्य, बुद्धि और साहस से काम ले तो वह हर मुश्किल पर विजय पा सकता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है।